नमस्कार दोस्तों। थोड़ी सी पुरानी घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन सुनकर इतना डर लगेगा ना कि बिस्तर में सोओगे तो खुद की बॉडी खुद को चुभेगी, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 97 की बात है। विजय नाम के एक व्यक्ति जो कि कश्मीर बॉर्डर पे कर्नल थे, उनको ठंड की छुट्टी मिलती है और वो अपने गांव जाते हैं। दरअसल इनका गांव प्रयागराज के पास एक बहुत ही छोटी जगह पर स्थित था। प्रयागराज स्टेशन से लगभग 17 किलोमीटर दूर अंदर तरफ एक बहुत छोटी बस्ती थी। वहीं पर विजय जी का पूरा परिवार रहा करता था। इनकी पत्नी, 2 बेटियां, इनके पिताजी, इनकी माताजी अच्छी खासी अपनी जिंदगी वहां पर काट रहे थे अपने छोटे से गांव में। और ये साल भर डट कर मेहनत करते थे बॉर्डर पे। छुट्टियां नहीं मिलती थी किसी भी त्योहार की, लेकिन ठंड आएगी तो हद से ज़्यादा ठंड पड़ जाती भाई कश्मीर में। और पहले के टाइम पे तो और भी ज़्यादा, आजकल तो थोड़ी सी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो गई है तो इतनी ज़्यादा ठंड हर जगह नहीं पड़ती है जैसे पहले पड़ती थी। तो इनको ऐसी छुट्टी मिलती थी हाँ कुछ दिन की। तो 97 की ठंड की इनकी ऐसी छुट्टी पड़ी थी भाई। ये अपने प्रयागराज की तरफ शाम को 6 बजे वाली ट्रेन से निकल पड़े थे। ये 2 दिन बाद प्रयागराज पहुंचने वाले थे, लेकिन इनकी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। बीच रास्ते में कोहरे धुंध के कारण रुक गई। इस वजह से ये बहुत लेट हो गए। नॉर्मली ये शाम को 7 बजे के आसपास पहुंच गए होते प्रयागराज, लेकिन इतना लेट हो गया कि इनको प्रयागराज पहुंचने में रात के 1 बज गए। मतलब पूरी पूरी 2 रात और तीसरी रात भी लग गई थी। ठीक है भाई, जब ये रेलवे स्टेशन में उतरे तो देखे बाहर की तरफ रिक्शा, ऑटो, जो वैन चलती थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है। रात की अपनी छुट्टी पे सब चले गए हैं। पहले के टाइम पे इतने लोग ट्रैवल नहीं किया करते थे कि रात रात भर ऐसे रेलवे स्टेशन में टैक्सी, रिक्शा ये सब खड़ा हुआ है। यहाँ पर इनको मिला नहीं, ये टेंशन में आ गए। और पहले के टाइम पे ऐसे कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह भी होते नहीं थे लोगों के पास। 97 में इतना भी कॉमन नहीं था ये चीज़। कितने भी आप अमीर रहे तो इनके पास नहीं था ऐसा मोबाइल। तो ये बहुत टेंशन में आ गए। बोले अरे यार अब क्या करूं, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। लगेज भी मेरे पास इस बार थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं स्वेटर भर भर कर लेकर आया हूँ। अब पैदल भी जाऊँगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। 17 किलोमीटर दूर मेरा गांव, मेरी बस्ती है। बाहर निकल के 10 मिनट तक खड़े रहे। ठंड के मारे इनका शरीर ऐसा ठिठुर रहा था। बोले कि यार मैं खड़े खड़े तो पागल हो जाऊँगा, इससे अच्छा थोड़ा मैं चलता हूँ, अपने गांव की तरफ चल चल के ही निकलता हूँ। हो सकता है स्टेशन से थोड़ी आगे बढ़ूँ, मेन रोड तरफ निकलूँ तो कोई ना कोई सवारी मिल जाए, कोई जा रहा होगा लिफ्ट दे देगा, या तो फिर चलते चलते ही पहुँच जाऊँगा। चलते रहूँगा, कुछ एक्टिविटी करते रहूँगा तो शरीर में इतनी ठंड नहीं लगेगी। और वैसे भी ये आर्मी के जवान है भाई, कर्नल साहब है, तो इतने स्ट्रॉन्ग तो हैं ये कि इतना चल लेंगे। नॉर्मली चल लेते, 17 किलोमीटर क्या वो दौड़ के क्रॉस कर सकते थे, लेकिन लगेज है ना और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ठंड ना, हद से ज़्यादा ठंड लोगों का ना वो तोड़ देती है, बहुत सारे लोगों का मनोबल तोड़ देती है। तो खैर ये अब जाने लगे अपना सामान अमान लगेज वगैरह लेके। कितने बजे? रात के 1 सवा 1 बजे, 1:30 बजे के आसपास ये एक ऐसी लोकेशन में पहुंचते हैं जिस लोकेशन में इनको बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। इतनी गंदी स्मेल थी ये कि इंसान को चक्कर आ जाए। स्मेल किस प्रकार की थी मैं बताऊं आपको। जैसे कि बहुत सारे मृत शरीर, मतलब सैकड़ों मृत शरीर कहीं पर पड़े हो, सैकड़ों, मतलब समझ रहे हो ना, लाशें कहीं पर पड़ी हो और वो सड़ जाए कई दिनों से, तो कैसी स्मेल आएगी, वैसी वाली स्मेल आने लगी। इनका सर घूम गया। किस्मत से इनके पास गमछा था, मफलर जैसा, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो इन्होंने कंधे से निकाले और अपना पूरा चेहरे वेहरे को, नाक कान को सब ढकते हुए, खाली आँख को खुला रखे, ऐसे ढक के दबाए थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगे। बोले क्या चीज़ की स्मेल है यार। थोड़ी ही आगे ये बढ़े हैं, स्मेल इतना कुछ ढकने के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ी। थोड़ी ही आगे ये बढ़े हैं तो इनकी नज़र एक बड़े से बरगद के पेड़ की तरफ पड़ती है। ऐसा नहीं था इस बरगद के पेड़ को ये पहली बार देख रहे थे। ये बरगद का पेड़ है, कई सैकड़ों सालों से उस जगह पर था, बहुत बड़ा, बहुत पुराना। इतनी रात गए, ये बरगद का पेड़ आज थोड़ा अजीब लग रहा था, वियर्ड, डरावना, क्योंकि वो बरगद का पेड़, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी बड़े अजीब तरीके से हिल रहा था। इतने बड़े पेड़ का ऐसा हिलना नॉर्मल सा फील नहीं होता है। हिल रहा था। और उस पेड़ में ना, मतलब एक बहुत बड़ी डाल थी, नीचे की तरफ वो डाल थी, शाखा,
वो शाखा काफ़ी नीचे की तरफ थी और उस शाखा में ना कुछ तो भी दूर से ही चमक रहा था। आज की रात धुंध वाली रात थी, लेकिन पूरी डार्क रात नहीं थी, हल्की हल्की चांदनी रात, तो थोड़ा थोड़ा विजन मिल रहा था। और प्रयागराज एक बड़ा शहर शुरू से रहा है, तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी थी जो जल रही थी। उनको दूर से ना उस बरगद के पेड़ के नीचे वाली शाखा में कुछ तो भी अजीब सा चमकता हुआ दिखा, कुछ लाल रंग से। इन्होंने सोची ये क्या है यार, और वही चीज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पेड़ हिल रहा है। कोई बैठा तो नहीं है, कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, ऐसा मतलब दूर से देख के ऐसा कंफ्यूज हुए। देखते देखते ही उस चीज़ के पास पहुंचे। अब लगभग 20 मीटर की दूरी रही होगी। ध्यान से देखे तो क्या पाए, उस शाखा में, उस डाल में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है, उसको ऐसा पकड़ के जकड़ के, जिस आदमी की स्किन है ही नहीं। वो पूरा लाल पानी से नहाया हुआ है। लाल पानी समझ रहे हैं ना आप लोग, मैंने क्या बताया हूँ? लाल पानी से पूरा नहाया, पूरा चिकना स्किन, ऐसी उधेड़ दो, खाली अपनी स्किन उधेड़ दो। कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाई दोगे? पूरे शरीर की स्किन, बाल सब निकल जाए तो वैसा दिखाई दे रहा था। और वो डाल को पकड़ के ऐसा 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 हिला रहा था, और वो पूरा का पूरा पेड़ उसकी इस हरकत की वजह से हिल रहा था। और उसी के पास से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। ये सोच रहे थे कि ये स्मेल शायद कुछ सड़ रहा होगा आसपास, उसकी वजह से आ रही, नहीं, वो स्मेल उस बरगद के पेड़ के ऊपर जो कुछ भी लेटा हुआ था, ये इंसान नहीं था। 100% इंसानी जैसे शरीर में कुछ शैतान था शायद, उसी से इतनी सड़ी हुई स्मेल इतनी दूर तक आ रही थी कि वहाँ से नाक पकड़ के अपना मुंह बंद करके गमछे से बांध के आगे बढ़ रहे थे भाई। जैसे ही उस चीज़ के पास पहुंचे ना, वो चीज़ बहुत ज़ोर से इनको चिल्लाई, बहुत ज़ोर से। ये तेजी से भागना शुरू किए। अब घबराहट, छटपटाहट ऐसी थी कि ये रेलवे स्टेशन की तरफ ही भागे, रेलवे स्टेशन की तरफ ही भागते रहे भागते रहे भागते रहे। बीच पॉइंट में इनको याद आता है मेरे बाबूजी ने क्या कहे थे। बाबूजी ने बोले थे कि रात बेरात सुनसान अनजान इलाकों में ऐसा कुछ हो जाए, कुछ दिखाई दे दे जो कि शैतानी हो, भूतिया हो, तो उसे देखकर इतना ज़्यादा नहीं डरना, इग्नोर करने की कोशिश करना और मन में बजरंग बली का नाम लेते रहना, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, बजरंग बाण पढ़ते रहना। इन्होंने सोचे कि यार मैं गलत कर रहा हूँ क्या, ऐसा डर कर भाग रहा हूँ, वो तो मुझे अभी चपेट लेगा। रुक जाता हूँ, हिम्मत बांधता हूँ, बजरंग बली के ऊपर भरोसा दिखाता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। रुक गए, भागते भागते रुक गए, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत नहीं बंधी कि जिस तरफ से भाग के आए थे उसी तरफ जाए, और उसी तरफ जाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि वही रास्ता इनके गांव का है, वहीं से इनको इनके गांव जाना पड़ेगा। ये वापस से रेलवे स्टेशन की तरफ भाग के आने लगे। इन्होंने ये भी सुने थे कि पीछे कोई भूत पड़ जाए तो पलट कर मत देखना। अब ये पलट कर भी नहीं देख सकते थे कि कहीं वो भूत, वो पिशाच, वो प्रेत इनके पीछे भाग भाग के तो नहीं आ रहा है। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ये सीधे सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ ही जा सकते थे भाई, क्योंकि इसी तरफ मुंह कर लिए थे अब इन्होंने। तो बढ़ने लगे चालीसा पढ़ते पढ़ते पढ़ते। चालीसा जैसे ही खत्म हुई है, स्टेशन आने ही वाला था, बिल्कुल एकदम नजदीक था, इनको पीछे से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, विजय, विजय, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मुझे लिए बिना ही ऐसे निकल जाओगे क्या? मैं तुम्हें याद नहीं आती विजय? इन्होंने इतनी जोर से गाली दी है ना, इतनी जोर से गाली दी है, और ऐसी गाली दी है कि आसान नहीं है उसको सुन पाना, तो मैं बता नहीं सकता। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ऐसे भूत प्रेत छलावे दिख जाए, सुनाई दे जाए, महसूस हो जाए, तो देख गालियाँ पे गालियाँ दो। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बड़े लोग भी बोलते हैं, तो ऐसी तो नहीं बोलते हैं, कुछ तो रीज़न होगा। कहते हैं कि गालियाँ दो ना ऐसी चीज़ों को, तो वो नहीं आती फिर आपके पास से हट जाती है वो चीज़ें। तो इन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से गाली दिए और अपने कदमों की रफ्तार और बढ़ा दी और आ गया रेलवे स्टेशन। ये फटाफट फटाफट प्लेटफॉर्म में चले गए। अब प्लेटफॉर्म में गए हैं तो रेलवे स्टेशन अभी भी पूरी तरह से सुनसान। उस समय कोई तो रहा होगा, लेकिन अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इनको घबराहट हुई। एक ऐसी सीमेंटेड बेंच जैसी दिखी, सीमेंटेड कुर्सी, मतलब जैसे रेलवे स्टेशन में होती है, होती भी थी पहले के टाइम पे भी, तो उसमें जाके बैठ गए। और वो सीमेंटेड सीट इतनी ठंडी कि ये पूरे करने लगे, कांपने लगे, दांत कटकटा रहे हैं, और अब ऐसे तिरछी तिरछी नज़र करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई औरत भूत या फिर वो बिना स्किन वाला भूत इनके पीछे पीछे तो नहीं आया। कुछ नहीं था,
खटखटाने लगे, लेकिन डर ठंड के साथ इनके शरीर में ऐसी सिरहन पैदा कर रहा था कि इनको ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश ना हो जाऊं, मेरा खून ना जम जाए। और ये मतलब हैरान होने वाली बात नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। आपके साथ, हमारे साथ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हो गया तो इससे भी ज़्यादा डर लग सकता है। लगेगा कि नहीं, ज़रा सोचो। तो इनको भी वैसी डर लगा। उन्होंने सोचे डर भगाने का एक और तरीका, बजरंग बाण। जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, ऐसा लगे कि जान यहाँ पर कर अटक गई है, तो बजरंग बाण पढ़ो। माना जाता है कि स्वयं बजरंग बली आकर आपकी जान बचाते हैं, साक्षात रूप में या आंशिक रूप में, लेकिन बजरंग बली बचाते हैं। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ है। तो हाँ, तो इन्होंने बजरंग बाण पढ़ना शुरू किए। बजरंग बाण पढ़ते पढ़ते अंत होते होते तक काफ़ी रात हो चुकी है। इन्हें नींद का एहसास होने लगा। रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान है। वो चुड़ैल, वो भूत अंदर तरफ तो नहीं आए थे, ये पहले ही देख लिए थे। बजरंग बाण ख़त्म होते होते इनको ऐसा नींद का आभास होने लगा और ये सो गए। जब जागे तो काफ़ी सुबह का वक्त हो चुका है, थोड़ी हॉर्न वॉर्न बज रही है, एक ट्रेन आ रही है, उसने सायरन मारी थी। ये सोचे सेफ, सब कुछ ठीक है। 2-4 लोगों का आवागमन भी दिखने लगा है रेलवे स्टेशन में। बोले चलो सही है यार, मैं मंजन वगैरह करता हूँ और घर की तरफ निकलता हूँ। घर में सारे लोगों को चिट्ठी लिख के बताया था कि कब आ रहा हूँ, बड़ी चिंता में होंगे यार। चलो जल्दी जल्दी उन्होंने मंजन किए, बाहर निकले, ऑटो पकड़े, घर गए। घर में सब लोग बड़ी टेंशन में इनको देख के कि अरे अरे हम तो रात भर जागते रहे। इनकी दोनों बेटियां, इनकी मम्मी पापा, इनकी पत्नी सब घबराए हुए थे। तो इन्होंने बोले कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया था यार, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मैं रेलवे स्टेशन में रुक गया था भगवान का नाम लेके, तो चलो अच्छा है, जान को तो मतलब सभी लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन इन्होंने बोले कि मेरे लिए थोड़ा खाना निकालो, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना खाया नहीं हूँ ना कल से। तो इनकी जो वाइफ है वो खाना निकालने के लिए गई है। ये हाथ पैर धोने के लिए वॉशरूम की तरफ गए थे अपने, कि वहाँ पर इनको उल्टियाँ हुई, उल्टी खून की, और उसी समय इनको चक्कर आ गया। इतनी इंस्टेंट वीकनेस फील हुई कि चक्कर आ गया। फिर उठे, पानी पे, फिर वही वाली उल्टी। अब क्लियर नहीं बोलूँगा, अभी मैं लाल उल्टी बोलूँगा। फिर लाल होते होते 2 दिन तक ये चलते रहा। डॉक्टर के पास भी गए, इनका ऐसा सडन वेट लॉस हुआ, ऐसी इनकी हालत गिरी कि कोई भी देखे तो क्या बोले कि ये साल भर से मरीज होगा। 2 दिन की परेशानी से इनको ऐसा हो गया। अब इन्होंने पूरा कांड तो बता चुके थे अपनी वाइफ को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को। तो इनके पिताजी क्या बोलते हैं, बेटा मुझे ऐसा लग रहा है तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये तेरी ठंड या ऐसी वजह से, तबीयत खराब की वजह से नहीं, बल्कि वो शैतानी शक्ति की वजह से हो रहा है, जो रात बेरात तुझे दिखाई दी थी, सुनाई दी थी, आभास हुई थी। चल बेटा, एक तांत्रिक बाबा को मैं जानता हूँ। इनके पिताजी इनको तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक बाबा इनको देखकर ही बता देते हैं, देखकर ही, कि इसको प्रेत पीड़ा लग गई है, और वो ऐसी प्रेत पीड़ा है कि तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म करेगी। पहले इसको, फिर तुमको, फिर तुम्हारी पत्नी को, मतलब इनके पिताजी को बता रहे हैं, तुम्हारी पत्नी को, फिर इनके बच्चों को, सब खत्म कर देगी। तो विजय जी के पिताजी घबरा गए, बोले बाबा क्या बोल रहे हैं, सब खत्म करवाना होता तो आपके पास आते क्या? बाबा जी कुछ तो भी करो। तो बोले ठीक है, एक काम करो, मैं कुछ ऐसी हवन सामग्री तुमको लिख कर दे रहा हूँ, कुछ अलग तरह की है, साधारण नहीं है, कहीं दूर से मिलेगी, मंदिर के पास से, जहाँ पे कोई बहुत बड़ा मंदिर होगा उस तरफ जाओ, वहाँ से लेकर आओ। तो हवन सामग्री ढेर सारी लेकर आए गई, इनको बिठाला गया है। ऐसा चीखना चिल्लाना हुआ, ऐसा रोना गाना मचा है कि इनकी माता जी, तो विजय जी की माता जी डर के मारे बेहोश हो गई थी, रो रो के परेशान कि मेरे लड़के को क्या हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग हट्टा कट्टा लड़का, कौन सा प्रेत, कौन सा चुड़ैल लग गई बेचारे को यार। सब बहुत परेशान हो गए थे, बहुत घबरा गए थे। कहते थे कि वो तांत्रिक बाबा इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि उनके शरीर में ना कुछ कुछ चीज़ें आती थी, और वो आई, और तांत्रिक बाबा ने विजय जी के साथ हाथापाई किए थे, लिटरली हाथापाई हुई थी, गंदी वाली मारपीट हुई थी। क्योंकि विजय जी के अंदर कौन, एक प्रेत, तांत्रिक बाबा के अंदर कौन, कुछ पॉजिटिव, दोनों के बीच में मारपीट हुई है। फिर आखिरकार नाक रगड़ के विजय जी ने माफ़ी मांगे कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तांत्रिक बाबा से नहीं, विजय जी भी माफ़ी नहीं मांग रहे थे। विजय जी के अंदर का प्रेत माफ़ी मांग रहा था तांत्रिक बाबा के अंदर की उस शक्ति से।
शक्ति क्या थी मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन लोगों के अंदर कुछ एनर्जीज ऐसी आती है, कुछ तो भी ऐसा आता है भाई। क्या है वो हम इस लेवल पे नहीं समझ पाए अभी इस दुनिया को, लेकिन मांग रहे बोले चला जा, पहली और आखिरी बार किसी को माफ कर रहा हूँ, वरना हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रख लेता। चला जा और कभी दिखाई मत देना। बहुत जोर से विजय जी चिल्लाए हैं और वहीं पर बेहोश, वहीं पर तांत्रिक बाबा भी लगभग 10 मिनट बाद शांत हुए। उनके अंदर जो कुछ भी आया होगा वो निकला। अब बाबा बोलते हैं कि इसे लेकर जाओ, दवाई गोली कराओ, ये ठीक हो जाएगा। लेकर गए और विजय जी रिकवर होने में 10 दिन लगा दिए। इनकी छुट्टी ऐसे ही चली गई, ये वाली छुट्टी पूरी यही सब चीज़ों में बर्बाद। उस दिन के बाद से कसम खा लिए यार, रात बेरात ऐसे इलाके में कभी नहीं निकलूँगा, अनजान सुनसान इलाके में जहाँ पर हूँ वहीं पर रुक जाऊँगा। और इस कहानी से सभी को यही सीख लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम रात के अंधेरे में क्या कुछ आपकी तलाश में घूम रहा हो और आपके ऊपर नज़र पड़ जाए तो आपके साथ क्या कर दे वो। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और एक और चीज़, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे विजय जी के ही नाती वासु ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। वासु का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसकी डिटेल आपको नीचे दिख रही है। आप भी ऐसी कहानी मुझे लिख कर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जुड़ जाना और आपके साथ जो कुछ भी घटा हो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।